बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied for, next, while when and nested loop. In this lecture, we will start our exercise of chapter number 3. आज डे 11 में बेटा हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। डे 11 में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसको देखेंगे और डे 12 में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मैंने जब शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखवाए थे दो टॉपिक्स के, एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्किप करवा दिया था, मतलब मेरे जहन से निकल गया था, मैंने लिखवाना था आपको, और एक का मैंने आंसर आपको नहीं बताया था। वैसे तो मैंने आपको जब समझाया था बता दिया था, लेकिन बुक पे उसका आंसर नहीं बताया था। तो पहले वो दो चीज़ें देख लें, उसके बाद फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं लिखवाया था इसका, तो वो लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है व्हाट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप देख लें बुक पे। पेज नंबर 45 पे है, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। इन GW बेसिक we have if then and if then else statements to implement selection structure। ठीक है, अगर आप एक लाइन लिखेंगे तो शायद बहुत शॉर्ट हो जाए, तो आप ये दो लाइनें लिख लें। ठीक है, ताकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 to 4 लाइंस पे आ जाए। बुक की 2 लाइंस हैं, आपके जो पेज है उसकी 3 to 4 लाइंस बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और बतानी है आपको, मैंने जब मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था आपको, व्हाट इज इफ देन एल्स स्टेटमेंट ऑल्सो राइट इट्स सिंटैक्स। इसमें मैंने जो सिंटैक्स है वो नहीं आपको बताया था, बोर्ड पे बता दिया था, बस बताया नहीं था कहाँ पे है ये बुक में। ठीक है, ये देख लें पेज नंबर 46 पे 3.3.2 इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इसमें जो सिंटैक्स की हेडिंग है, दो सिंटैक्स दिए मैं उसने बॉक्स में दिए मैं दोनों सिंटैक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये दो चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी पहले, वो मैंने अब बता दी है। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। पेज नंबर 50 पे इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स तो नहीं आते बोर्ड में पेपर में, लेकिन चूज द बेस्ट आंसर यानी MCQs जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आ जाते हैं। तो इन ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में से चूज द बेस्ट आंसर बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नंबर 1, इट इज रिकमेंडेड टू अवॉइड द यूज ऑफ डैश स्टेटमेंट। बेटा वो कौन सी स्टेटमेंट है जिसका यूज अवॉइड किया जाता है, मतलब हम करते हैं ऐसा इसको रिकमेंड कि ये ना यूज करें। गो टू स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक लिखवाया था। ठीक है, क्यों हम ये करते हैं अवॉइड बेटा? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर लें, तो इसलिए हमने देखा था शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसको डिस्करेज किया जाता है। तो आंसर है इसका गो टू स्टेटमेंट। नंबर 2, गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड्स डैश ट्रांसफर पॉइंट। अब गौर से देखें, डैश ट्रांसफर पॉइंट, पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट का मतलब ये 1 है, मतलब एक ट्रांसफर पॉइंट। ठीक है, तो यही आंसर है 1 ट्रांसफर पॉइंट। ठीक है, गो टू आपको 1 ट्रांसफर पॉइंट प्रोवाइड करता है, ऑन गो टू मल्टीपल करता है। नंबर 3, द फॉर नेक्स्ट लूप ट्रांसफर्स कंट्रोल बेस्ड ऑन अ डैश। ये बेटा मैंने बताया था आपको कि फॉर नेक्स्ट लूप एक कंडीशन की बेस पे ट्रांसफर करता है कंट्रोल को। अब कंडीशन हमने वैसे वाइल में भी पढ़ी थी, इफ देन और इफ देन एल्स में भी बेटा की थी स्टडी। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो लिखा होता है फॉर में, जैसे फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, तो ये क्या है? i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और कहाँ तक जा रहा है? 10। तो ये उसकी रेंज, उसकी कंडीशन है। तो इसलिए वो कहता है यहाँ पे हमें सही आंसर जो लिखना है हमने वो लिखना है कंडीशन, कि वो कंडीशन ही है 1 से लेके 10 तक। जैसे ही वो होगा 11 तो लूप से बाहर आ जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्लैंक में आएगा कंडीशन। ठीक है, नंबर 4, मैक्सिमम डैश ट्रांसफर पॉइंट्स कैन बी स्पेसिफाइड विद ऑन गो टू स्टेटमेंट। कितने ट्रांसफर पॉइंट्स बेटा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं
ऑन गो टू स्टेटमेंट में। ये मैंने बताया था आपको 255, तो आंसर है इसका 255, ठीक है। नंबर 5, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट डैश एरर ट्रैपिंग फीचर्स ऑफ GW बेसिक। वो कहता है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट क्या आपके लिए करती है, मतलब वो हमारे लिए बेटा इनेबल करती है एरर ट्रैपिंग फीचर, तो इसका आंसर है इनेबल्स, ठीक है। तो आप लिख लें इस ब्लैंक में इनेबल्स। नंबर 6, इन GW बेसिक एवरी एरर इज असाइंड अ डैश कोड। क्या होता है बेटा, हर एरर को असाइन एक यूनिक कोड, मैंने बताया था आपको, हमने 2 पढ़े थे कोड, ERR और ERL, ठीक है। तो इसका आंसर है इस ब्लैंक का यूनिक। नंबर 7, अ स्पेशल वेरिएबल नेम्ड डैश is assigned an error code on occurrence of an error in basic। वो कहता है स्पेशल वेरिएबल असाइन होता है, मतलब एरर कोड होता है, वो किस वेरिएबल में होता है, उसका नाम है ERR। ये हमने देख लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा था इसका, ठीक है। नंबर 8, अ स्पेशल नेम डैश इज असाइंड द लाइन नंबर where an error occurs in a basic program। ये इसका आंसर है बेटा ERL। ये हमने पढ़ा था, लाइन नंबर किस में एरर है वो कौन बताता है हमें, ERL। तो इसका आंसर है ERL, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज नंबर 51, 9th ब्लैंक, when an error occurs in a basic program the control may transfer टू डैश रूटीन। बेटा मैंने बताया था जब एरर अकर होता है किसी भी GW बेसिक प्रोग्राम में तो क्या होती है बेटा, असल में एरर हैंडलिंग रूटीन होती है एनेबल्ड। द कंट्रोल में ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होता है हमेशा, एरर हैंडलिंग रूटीन में, तो इसका आंसर है एरर हैंडलिंग, जो एरर को हैंडल करती है। उसके बाद बेटा लास्ट ब्लैंक है नंबर 10, अ डैश स्ट्रक्चर चूजेस द ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। कौन सा ऐसा बेटा है स्ट्रक्चर जो चूज करता है ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, मैंने बताया था सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, इफ देन और इफ देन एल्स, तो इसका आंसर है सिलेक्शन। ये बेटा हमारी ब्लैंक्स होगी कंप्लीट। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन वो है चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी नाइदर, ऑप्शन डी नॉट। बेटा एंड और नॉट तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। जो ऑप्शन सी है नीदर, वो बेटा सही है इसमें, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइदर। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन। वो कहता है इसमें से कौन सी यूज नहीं हो सकती एरर हैंडलिंग रूटीन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, देखते हैं, या एग्जिट करने के लिए। ए रिज्यूम, देख लेते हैं अभी, ऑप्शन बी रिज्यूम नेक्स्ट, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी स्टॉप। बेटा ये फर्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं ये तीनों क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं एरर हैंडलिंग रूटीन से, मतलब रिज्यूम भी, रिज्यूम नेक्स्ट भी और एंड भी। डी ऑप्शन जो है स्टॉप, ये सही है इसमें, क्योंकि स्टॉप स्टेटमेंट आपको पता है टेम्परेली प्रोग्राम को स्टॉप करती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी है इसका आंसर सही, स्टॉप। नंबर 3, विच वन इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। वो कहता है इसमें से कौन सी मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने ये देखा था ऑन गो टू स्टेटमेंट है, देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए इफ एल्स, नो बेटा ये तो नहीं है, ये तो आपको पता है एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। बी गो टू, ये भी नहीं है बेटा, गो टू तो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है और ये 1 ट्रांसफर पॉइंट करता है। नंबर सी ऑन गो टू, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, नहीं बेटा ये भी ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है, ऑन गो टू। नंबर 4, इफ द इंटीजर वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड ऑन इन ऑन गो टू स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 255, विच टाइप ऑफ एरर अकर्स। ये बेटा हमने देखा था आउट ऑफ रेंज एरर आता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं किस टाइप का एरर होता है, ये तो नाम है ना एरर का, आउट ऑफ रेंज, किस टाइप का होता है एरर। जैसे हमने चैप्टर 1 में बेटा लॉजिकल एरर, रन टाइम और सिंटैक्स एरर को देखा था, उसके लिहाज से पूछता है किस टाइप के, ऑप्शन में यही दी हुई है उसने, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं सिंटैक्स एरर, ऑप्शन बी लॉजिकल एरर, ऑप्शन सी रन टाइम एरर, ऑप्शन डी इट्स नॉट एन एरर, ठीक है। ऑप्शन सी बेटा सही है, रन टाइम एरर है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को करते हैं रन तभी वो एरर आता है, लेकिन मैंने बताया था ये आउट ऑफ रेंज एरर हमारा नहीं आ रहा था, मैंने आपको बता भी दिया था ये, ठीक है, लेकिन ये एरर होता जरूर है, ठीक है, जब आपकी रेंज 255 से ज्यादा हो जाए। नंबर 5, फॉर नेक्स्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट, ऑप्शन ए
आइट्रेशन, ऑप्शन बी सिलेक्शन, ऑप्शन सी सीक्वेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए सही है बेटा आइट्रेशन। ये आपके लिए वर्ड नहीं आए, इसका क्या मतलब होता है? आइट्रेशन का मतलब होता है बेटा जब आपका फॉर लूप या वाइल लूप प्रोसेस होता है, मतलब जब बॉडी ऑफ द लूप प्रोसेस होती है एक बार तो उसको 1 आइट्रेशन कहते हैं, जब 2 बार होगी तो 2 आइट्रेशंस, फिर 3 आइट्रेशंस, 4, इस तरह जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब जितनी बार लूप कर रहा है प्रोसेस, मतलब बॉडी ऑफ द लूप जितनी बार हो रही है एग्जीक्यूट, उसको कहते हैं हम आइट्रेशंस। अगर एक बार होगी तो 1 आइट्रेशन। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं अभी। यहां पे अगर देखें आप, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है, ये लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20। अच्छा, इसके बाद अब आप लिखते हैं अगर प्रिंट i, और उसके बाद लिखते हैं आप नेक्स्ट i। अब यहां पे बेटा आप देख रहे हैं कि कितनी बार लूप ने चलना है, 10 टाइम्स चलना है, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम ये होगा लूप रन तो इस i की वैल्यू क्या होगी 1, और प्रिंट i स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट i। अब बेटा जब ये लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हुई लाइन नंबर 20 तो 1 आइट्रेशन होगी, एक बार फिर गया ऊपर ये नेक्स्ट i की वजह से, फिर क्या प्रिंट होगा 2, ये हो गई 2 आइट्रेशन। यहां पे लिखा हुआ है बेटा 1 2, इसके बाद क्या आएगा 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह 10 तक ये बेटा आपके पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 आइट्रेशन होंगी इसकी, ठीक है, क्योंकि लूप ने प्रोसेस कितनी बार किया, 10 टाइम्स किया, ठीक है। जब ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी या ये एंडिंग वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो लूप से आ जाएगा बाहर, लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो हो जाएगी एग्जीक्यूट, चाहे वो एंड हो या कोई भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आइट्रेशंस के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आइट्रेशन, ठीक है। तो ये हमने 5 एमसीक्यूज से ये हमारे हो गए कंप्लीट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, जो है ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द कंट्रोल कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग अ रिज्यूम स्टेटमेंट। अब वो कहता है कि कंट्रोल को एग्जिट कर सकते हैं हम एरर हैंडलिंग रूटीन से, रिज्यूम स्टेटमेंट से। सही बात है जी बेटा, सही बात है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू लिख लें इधर। ये देखा था हमने कि हम रिज्यूम नेक्स्ट, रिज्यूम लाइन नंबर और एंड स्टेटमेंट से एरर हैंडलिंग को एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एंड स्टॉप स्टेटमेंट्स। वो कहता है कोई डिफरेंस नहीं है एंड और स्टॉप स्टेटमेंट्स में। बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि एंड क्या करता है, परमानेंटली करता है एंड प्रोग्राम को, और स्टॉप टेम्परेरीली करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फॉल्स है ये। नंबर 3, अ फॉल्स कंडीशन इवैल्यूएट्स टू नल। ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि जो बेटा नल है ना वो भी मेमोरी में कोई थोड़ी सी स्पेस लेता है, नल और जीरो एक बात नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो कहता है अ फॉल्स कंडीशन इवैल्यूएट्स टू नल, नहीं ये बात सही नहीं है। फॉल्स कंडीशन इवैल्यूएट्स टू 0 और ट्रू होती है इवैल्यूएट्स टू 1। आपको पता है कंप्यूटर दो ही चीजें समझता है, 1 और 0, ठीक है, इसलिए जो आपका आंसर है ये फॉल्स है, ठीक है। नंबर 4, अ व्हाइल व्हेन लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। बिल्कुल सही बात है, ये देखा था हमने, व्हाइल व्हेन लूप की जो बॉडी है या वो एग्जीक्यूट तब तक होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप होता है टर्मिनेट, और व्हेन स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है वो क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये आपके पास आंसर जो है वो ट्रू है, ठीक है। नंबर 5, इन व्हाइल व्हेन लूप द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज ऑलवेज अपडेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ये बेटा फॉल्स है, ये हमने देख लिया था व्हाइल व्हेन लूप में कि व्हाइल व्हेन लूप में जो कंट्रोल वेरिएबल है वो अपडेट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। फॉर नेक्स्ट में होता है कि आप फॉर स्टेटमेंट के साथ ही क्या करते हैं, उसको अपडेट भी करते हैं वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 में, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नंबर 6, स्पेसिफाइंग एन if statement within the body of a loop is referred to as a nested loop। अब गौर से देखें बेटा, वो कह रहा है स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट की बात कर रहा है और आगे लूप की बात कर रहा है कि अगर आप एक लूप में इफ स्टेटमेंट लगाएं तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। गलत है बात बेटा, ये फॉल्स है, ठीक है। नेस्टेड लूप है वो होता है एक लूप के अंदर एक और लूप, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 7, द गो टू स्टेटमेंट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, हमने देख लिया था, ठीक है, कि गो टू स्टेटमेंट इंक्रीज करती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की। अ कंडीशन स्पेसिफाइड इन इफ स्टेटमेंट में नाइदर बी ट्रू नॉर फॉल्स। वो कहते हैं अगर आपने एक इफ देन में या इफ देन एल्स में जो कंडीशन लगाई है वो ये भी हो सकता है ना वो ट्रू हो
ना वो फॉल्स हो। नहीं बेटा ये गलत बात है, हो ही नहीं सकता, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगा, तीसरी बात कोई नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बात फॉल्स है उसकी। ठीक है। नंबर 9, देयर इज नो नीड टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन फॉर नेक्स्ट लूप, द लूप इटसेल्फ मैनेजेड। बिल्कुल सही बात है, लूप खुद करता है मैनेज। जैसे आपने देखा इस प्रोग्राम में हमने कहीं भी वैल्यू को अपडेट नहीं किया, फॉर स्टेटमेंट खुद ही ये सब कुछ करती है मैनेज। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है। लास्ट बेटा आपके पास है ट्रू फॉल्स। स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। वो कहता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और अगर आप लगाएं इफ स्टेटमेंट, जिसको आप नेस्टेड इफ भी कहते हैं। ठीक है। कॉजेज अ सिंटैक्स एरर। वो कहता है इससे आता है सिंटैक्स एरर। नहीं बेटा गलत बात है, अगर इससे आना होता सिंटैक्स एरर तो इतने ज्यादा प्रोग्राम्स बनते हैं नेस्टेड इफ से, तो वो ना ही बनते कभी भी। ठीक है। सिंटैक्स एरर तो वो होता है जो क्या करते हैं हम खुद करते हैं, मतलब प्रोग्रामर की गलती होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। तो अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे तो कोई भी एरर इसमें नहीं आएगा। अगर हम इफ की जगह कुछ और लिख देंगे, स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे या कोई सिंटैक्स में गलती करेंगे, जाहिर है फिर तो एरर आना ही आना है। लेकिन इफ के अंदर एक और इफ आप लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आता। आपने बजाय इसके कि आपने खुद ना कोई एरर किया हो, सिंटैक्स एरर। ठीक है, कोई या लॉजिकल या रन टाइम कोई और कोई गलती ना हो, लेकिन इसमें कोई भी एरर इस तरह नहीं आता। आप यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, एक इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास जो लास्ट है स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ठीक है, पेज नंबर 51 हमने यहाँ कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज 52। अब हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। इसमें बेटा मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट प्लस लॉन्ग। आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब है। मतलब ये बेटा क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे भी आ सकते हैं और शॉर्ट के तौर पे भी आ सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज्यादातर लॉन्ग के लिहाज से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है अभी। ठीक है, अभी मैं निशान भी आपको लगवा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर। हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन बेसिक, डिस्कस ब्रीफली। वो कहता है कि आप कंट्रोल स्ट्रक्चर को पहले करें डिफाइन, और कहता है हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन बेसिक। 3 है हमने देखा था। ठीक है, पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है लूप्स। ठीक है, और वो कहते हैं डिस्कस ब्रीफली, इनको डिस्कस करें ब्रीफली। ये क्वेश्चन बेटा लाहौर बोर्ड 2018 में ग्रुप 1 में आ चुका है, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्या लिखना है आपने बेटा, पहले आप कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद बताएंगे कितनी टाइप्स होती हैं उसकी। उसके बाद बेटा उसने कहा है डिस्कस ब्रीफली। अब आपको पता है 3 इसकी हैं टाइप, तो आपने सबको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। पहले करेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर को, वो थोड़ा सा उसने स्टार्ट में बताया है। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ जहाँ स्टार्ट होता है चैप्टर 41 पेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो स्टार्ट में उसने दिया हुआ है पैराग्राफ, फर्स्ट 2 पैराग्राफ। उसमें उसने फर्स्ट पैराग्राफ में बताई है इसकी डेफिनेशन और उसके बाद टाइप्स, और सेकंड पैराग्राफ में उसने थोड़ा सा बताया हुआ है सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप ये लिख सकते हैं, साथ उसकी एग्जांपल लिख लें। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। वहां पे अब आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको इसको, उसके बाद फिर आपको इफ देन और इफ देन एल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप उसकी लिखेंगे सबसे पहले होता क्या है, फिर आप सिंटैक्स बताएंगे, दो सिंटैक्स हैं दोनों के, इफ देन के भी और इफ देन एल्स के भी, और आप एग्जाम्पल देंगे। अब उस एग्जाम्पल को इतना ज्यादा एक्सप्लेन ना कीजिएगा वरना ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एक और भी रहता है स्ट्रक्चर, वो है लूप। लूप को क्या करेंगे, पहले उसको करेंगे डिफाइन, उसके बाद फॉर नेक्स्ट, व्हाइल व्हेन और नेस्टेड लूप, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और तीनों की एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन इतना ना कीजिएगा वरना क्वेश्चन लेंथी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये जो बोर्ड में आया था। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन नेस्टेड लूप, राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट एंड व्हाइल व्हेन लूप एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पहले तो आपने डिफाइन करना है नेस्टेड लूप को, राइट द सिंटैक्स, और सिंटैक्स लिखना है फॉर नेक्स्ट और व्हाइल व्हेन लूप का। ठीक है, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और एक्सप्लेन करना है उनको एग्जांपल से। अब उसने यहाँ इंटरप्रिटेशन की बात नहीं की, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो टाइम हो अगर आपके पास बोर्ड में तो आप इंटरप्रिटेशन भी इसकी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज इट मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ब्रीफली डिस्क्राइब कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इन बेसिक। ठीक है, यहां पे आपने सबसे पहले बताना है क्या मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का। सिंपल है कि आपने कंट्रोल को प्रोग्राम के ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, वो बुक में उसने लिखा हुआ है जहां पे स्टार्ट होता है पेज 41 पे, ये चैप्टर जहां स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसके बाद कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। यहाँ कह तो रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब कंडीशनल और अनकंडीशनल। ठीक है, अब आपको पता है बेटा जो अनकंडीशनल है उसकी एक एग्जाम्पल है गो टू स्टेटमेंट, जो कंडीशनल है उसकी
दो एग्जांपल्स हैं, ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। अब उसने क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब। और एक और बात सुन लें, ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड 2019 में ग्रुप 1 में आ चुका है, ठीक है। अब वहां पे बेटा बहुत क्वेश्चन लेंथी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लेंथी था। तो आपने क्या करना है कि पहले तो दोनों की जो डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल की और अनकंडीशनल की, वो बतानी है। फिर दोनों स्टेटमेंट्स भी बतानी है, तीनों स्टेटमेंट्स, मतलब गो टू, ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू, उनके सिंटैक्स, उनकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन, और अगर कोई एरर्स हैं वो बता दें, थोड़ी सी एग्जांपल बता दें। इतनी लेंथी एग्जांपल ना दीजिएगा, इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट व्हाइल व्हेन एंड फॉर नेक्स्ट लूप। डिफरेंशिएट मतलब आपने लाइन लगा के लिखना है व्हाइल व्हेन लूप और फॉर नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लाइन ना लगाइएगा, आप वैसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट हो तो लाइन लगा लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट व्हाइल व्हेन एंड फॉर नेक्स्ट लूप, दोनों की आप लिखेंगे पहले डेफिनेशन और फिर सिंटैक्स। व्हिच वन इज बेटर इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशन प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। वो कहता है बेटा कौन सा इनमें से बेटर है, कौन सा इनमें से बेहतर है, जब आपको नहीं पता होता कि कितनी बार लूप ने रन होना है या एग्जीक्यूट होना है। तो मैंने बताया था आपको व्हाइल व्हेन लूप ज्यादा बेहतर है, जब आपको नहीं पता होता कि कितनी बार लूप ने चलना है, ठीक है। हमने देखा था व्हाइल व्हेन लूप में, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जो उसने पूछा है कि व्हाइल व्हेन लूप हमारे लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। उसने लिखा हुआ है प्रायर टू द, प्रायर का मतलब होता है पहले, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ लूप होने से पहले हमें नहीं पता होता कि कितनी बार लूप में चलना है, इसका मतलब है प्रायर टू, ठीक है। आगे बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमने पढ़ने हैं नेक्स्ट डे में, क्योंकि ये प्रोग्राम्स हैं। और जो प्रोग्राम्स हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कुछ प्रोग्राम्स तो चैप्टर नंबर 2 के, खासतौर पे पहले 2 प्रोग्राम चैप्टर नंबर 2 के हैं और बाकी प्रोग्राम चैप्टर 3 के, तो उसको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं करवाऊंगा कंप्यूटर पे, लेकिन वो जरा स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में वो देख चुके हैं उस तरह के प्रोग्राम। से फॉर्मूले मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ 1-2 प्रोग्राम ऐसे भी है जो हमने पहले थोड़ा सा हिंट लिया हुआ है उनका, ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब डे 12 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 11 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 12। डे 12 में हमने जो प्रोग्राम्स एक्सरसाइज के हैं वो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ स्टेटमेंट जो बुक में लिखी है और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा सा हिंट लिख दिया, बाकी हम कंप्यूटर पे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज फॉर बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। वो कहता है कि प्रोग्राम को 2 चीजें इनपुट लेनी है, किससे, यूजर से, एक बेस और दूसरा एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड को आप हाइट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने हिंट दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बेटा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसका एक ये फॉर्मूला जो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है और जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अलावा एक और भी होता है फॉर्मूला, वो साइड्स के लिहाज से होता है, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल्स की टाइप्स हैं मुख्तलिफ, एंगल के लिहाज से और साइड्स के लिहाज से। तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला यूज कर रहा है वो ये वाला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ, इसको पढ़ लें आप, पढ़ लें 1/2 या 0.5 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब मैंने यहाँ जो लिखा है इसमें आपने ये करना है कि मैंने इतना हिंट लिखा है क्योंकि बाकी आपको पता है हमने चैप्टर 2 में कर लिए थे इस तरह के प्रोग्राम, ठीक है। हमने क्या करना है कि बेस और एल्टीट्यूड को क्या लेंगे, हम इनपुट लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको हम लेंगे, इन दोनों को इनपुट, इन दोनों को हम लेंगे इनपुट, ठीक है। उसके बाद इस तरह लिखेंगे इनपुट एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल और फिर लिखेंगे इनपुट एंटर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। आप ये काम एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे उसने लिखा हुआ एरिया इज इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू सेम इसी तरह 1/2 या आप इसको 0.5 लिख दें तब भी सही है, ठीक है। स्टेरिक डालेंगे, फिर बेस, फिर स्टेरिक, फिर एल्टीट्यूड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फिर आपको बताया हम डालते हैं सेमीकोलन और फिर क्या लिख देंगे, एरिया, जो हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ होगा पहले से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रोग्राम को एंड कर देंगे, फिर हम रन करके देखेंगे। ये हम सारा कंप्यूटर पे करेंगे, अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वो पहले पढ़ते हैं यहाँ से बुक से, फिर मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपने एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। द प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले रिजल्ट। वो कहता है कि प्रोग्राम को सर्कल का रेडियस यूजर से लेना चाहिए और फिर रिजल्ट शो करे स्क्रीन पे। बेटा वही उसी तरह होगा जैसे मैंने पिछला बताया, फॉर्मूला चेंज है, बस इसमें फॉर्मूला है एरिया एंड सर्कमफेरेंस का। पहले एरिया का देख लें, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आपको बेटा ये पता है
कि 3.14 क्या है, पाई की वैल्यू है, और r क्या है, रेडियस है। मैंने r स्क्वायर लिखा है, बुक में उसने रेडियस इनटू रेडियस लिखा हुआ है, तो बात एक ही है बेटा, रेडियस इनटू रेडियस r स्क्वायर ही होता है, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने r स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 पाई r, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू r। आप ये देख रहे हैं कि r यहाँ भी है और r यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जब इनपुट लेंगे इस तरह करेंगे, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। उसको हम कोई भी वेरिएबल दे देंगे, r दे देंगे या कोई भी दे देंगे, या रेडियस ही लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था बेस और एल्टीट्यूड में, ठीक है। यहाँ भी हम इनपुट में बेस, एल्टीट्यूड या b और a लिख देंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम लिखेंगे दोनों के फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले लिखने के बाद प्रिंट हम सेपरेट करवाएंगे, मतलब पहले लिखेंगे प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया लिख देंगे आगे जाके, फिर प्रिंट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, इस तरह करेंगे, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी हम कंप्यूटर पे करेंगे सारा, ठीक है। और चैप्टर 2 के प्रोग्राम्स आपने इस तरह किए हुए पहले, ठीक है। ये बेटा हो गया हमारे क्वेश्चन। अब जो मेन क्वेश्चन है उस पे आए, मेन का मतलब जो बाकी चैप्टर नंबर 3 के हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 2 के थे, ठीक है, तो उसने यहाँ दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने हिंट लिख दिया है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। वो कहता है आपने फर्स्ट 10 ऑड नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं, लेकिन उसने कह दिया आगे यूजिंग व्हाइल व्हेन लूप। मैं बुक से पढ़ाता हूं आपको। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल व्हेन लूप। वो कहता है आपने फर्स्ट 10 ऑड नंबर स्क्रीन पे करने हैं प्रिंट, ठीक है। कैसे, व्हाइल व्हेन लूप यूज करके, ठीक है। अगर वो कहता फॉर नेक्स्ट तो हम फॉर नेक्स्ट से कर लेते, या अगर उसने कुछ ना लिखा होता, बस इतना लिखा होता राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो फिर हमारी थी मर्जी बेटा, हम व्हाइल व्हेन से करें या फॉर नेक्स्ट। तो यहाँ पे उसने कह दिया है व्हाइल व्हेन, तो हम व्हाइल व्हेन से करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे प्रोग्राम हो गया था, याद होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था बोर्ड पे, और कंप्यूटर पे भी कर लिया था हमने, ठीक है। ये रिवीजन नहीं समझे हो रही है, मैं फिर भी आपको दोबारा ये प्रोग्राम लिखवा रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बताया व्हाइल व्हेन में हम लूप वेरिएबल को स्टार्ट में ही डिक्लेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू, आपको पता है ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद व्हाइल, अब क्या लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन n इज लेस देन इक्वल टू। अब मुझे काउंट करके बताएं कितने होते हैं बेटा फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, मतलब कहां तक होते हैं, 10 तो है, कहां तक होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक बेटा हमारे आते हैं फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, n इज लेस देन इक्वल टू 19 भी शामिल है, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा है। जब ये इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये चलेगा लूप, ठीक है। उसके बाद ये फिर लूप से बाहर आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना है, अब बेटा आपको पता है कि हमने हर दफा देखना है स्क्रीन पे कि क्या प्रिंट हो रहा है, लूप क्या एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्रिंट, बाद में लिखेंगे वेंड, पहले लिखेंगे प्रिंट और यहां पे लिख दें प्रिंट n, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू होगी n की वो साथ साथ प्रिंट भी करो। उसके बाद अब क्या करना है बेटा आपने कि लाइन नंबर 40 में इंक्रीमेंट करना है, जैसे हमने देखा था, जो हमने एग्जांपल की थी 1 से 10 जब हम नंबर्स प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ कितने का इंक्रीमेंट होगा, सिंपल होगा, n इज इक्वल टू n प्लस 2 का क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है एक के बाद गैप आता है, मतलब 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, तो 2 ऐड हो रहा है इसमें, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इस तरह, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n प्लस 2। उसके बाद बेटा आप करेंगे वेंड और लाइन नंबर 60 में इस प्रोग्राम को कर देंगे एंड, ठीक हो गया। ये हमने बेटा कर लिया एक बार, मैं आपको वैसे मैंने बता तो दिया था पहले भी, दोबारा देख लें क्योंकि हमने आई थिंक फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का देखा था, ठीक है। यहाँ पे अब 10 का है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे अब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जब 1 होगी तो आएगा नीचे प्रिंट n की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, फिलहाल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा n इज इक्वल टू n प्लस 2, n की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा इस n में। उसके बाद वेन दोबारा ऊपर जाएगा तो ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ से उसने लिया था, ठीक है। फिर देखेगा ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा 3 को, n को, मतलब इस तरह बेटा ये होता रहेगा, कहाँ तक होगा, 19 तक। अब 19 वाला मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, जब 19 होगी n की वैल्यू तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आएगा प्रिंट n, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 19, ठीक है। डॉट्स का मतलब है कि ये मैंने सारे अभी नहीं लिखे, आपको पता है, ठीक है। ये हम इसके कंप्यूटर पे देखेंगे तो सारे लिखे हुए आएंगे। उसके बाद बेटा जब नीचे आएगा n इज इक्वल टू n प्लस 2, n की वैल्यू 19 है, 19 प्लस 2 इज इक्वल टू 21। अब जब ये लाइन नंबर 50 के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n में 20
1। जब 21 आया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। वाइल व्हेन में जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। जब टर्मिनेट होता है तो वेंड के बाद जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। क्या लिखा हुआ है वेंड के बाद, हमने एंड लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया, ये हम इंप्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर पे इसको। ठीक है, आगे जो प्रोग्राम है दो, उसमें से जो एक प्रोग्राम वो थोड़ा नया है आपके लिए, जो दूसरा प्रोग्राम है वो हमने उसका ऑपोजिट किया था, स्मॉलेस्ट नंबर वाला, ठीक है, या स्मॉलर नंबर वाला, ठीक है, वो कर लिया था। आज हमने करना है लार्जर वाला, बहुत आसान है, बस साइन एक चेंज करना है। ठीक है, पहले हम करते हैं जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ये थोड़ा सा हिंट है कि आपने सम निकालना है, सम खाली नहीं, सम ऑफ स्क्वेयर्स। देखिए गौर से, सम ऑफ स्क्वेयर्स, सम नहीं निकालना, सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालना है, मतलब स्क्वेयर भी करना है, किसका, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का। कौन से होते हैं इवन नंबर्स, हम स्टार्ट करेंगे बेटा 0 से नहीं करेंगे, हम 2 से करेंगे, कोशिश करेंगे 2 से स्टार्ट करें अपने इवन नंबर्स। ठीक है, ताकि 2, 4, 6, 8 उसके बाद 10, ये फर्स्ट 5 हमारे इवन नंबर यहां तक आ जाएंगे। आप 0 से भी कर सकते हैं ये। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको प्रोग्राम में, वो अभी हम देखते हैं। ये जो प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये मैं आपको बता दूं, हमने फॉर नेक्स्ट लूप की जो एग्जांपल की थी उससे मिलता जुलता है। वहां पे हमने करना था सम ऑफ सीरीज 2 से लेके 100 तक, वहां पे स्क्वायर नहीं था, बस एक ये नई चीज आई है इस प्रोग्राम में, स्क्वायर्स है यहाँ पे। तो हम स्क्वायर्स अभी देखते हैं कैसे होंगे वो। सम ऑफ सीरीज आपको याद होगा, हमने पहले किया था नेक्स्ट, बाद में किया था प्रिंट, क्योंकि हमें आखिर में चाहिए आंसर। यहाँ क्या करते हैं, पहले प्रिंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हमें हर बार देखना होता है कि लूप की वैल्यू क्या है या लूप की इस वक्त क्या एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां करते हैं प्रिंट एंड और नीचे करते हैं फिर नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ बात करती नेक्स्ट की, मैंने फॉर नेक्स्ट के लिहाज से बोल दिया। यहाँ पे हम वाइल वेंड में करते हैं, वाइल वेंड में भी यही होता है, पहले होता है प्रिंट, बाद में होता है वेंड। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, फॉर नेक्स्ट में भी उसी तरह होगा, वाइल वेंड में भी उसी तरह होगा, अगर आपने इस तरह आउटपुट शो करवानी है हर एक आइट्रेशन पे। ठीक है, तो फिर आपको पहले करवाना पड़ेगा प्रिंट, बाद में उसको फिर वेंड या नेक्स्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट, बाद में करेंगे प्रिंट, और जो प्रिंट में वैल्यू होगी उस वक्त, मतलब उस वेरिएबल में, वो स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक बार बुक से आपको ये पहले बता दूं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। उसने कह दिया है फॉर नेक्स्ट लूप आपने यूज करना है। ठीक है, अब फर्स्ट 5 इवन नंबर, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या मतलब है इसका। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आपने बेटा इसका आंसर निकालना है। अब देखेंगे हम इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर आता है 220, जहां तक मुझे याद है। देख लेंगे ये कंप्यूटर पे आता है या नहीं आता। ठीक है, तो एक बार फिर अब देख लें, उसने कहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। इसी तरह हमने करना है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ से 220 आता है या नहीं आता, पहले हम इसको प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, फिलहाल हम इतना ही लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा हम ये प्रोग्राम। यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में किया था कि उसने n वहाँ वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पे हमने असल में निकालना है सम, तो हम सम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0। ये क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें जब आगे जाके हम ऐड करें स्क्वायर और सम, तो हमें पता हो कि सम की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ठीक है, ईजी होगा हमारे लिए करना। सम इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखें आगे, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर कोई भी ले लें वेरिएबल, आई ले लें, चलें, फॉर आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना है हमने, 2 to 10, 2 to 10, 2 से स्टार्ट करें हम इस लूप को। ठीक है, स्टेप 2, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर्स हैं तो इसलिए स्टेप आएगा 2। इसके बाद अब क्या करना है, लाइन नंबर 30 में, लाइन नंबर 30 में हम करते हैं पहले स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं, बाद में सम करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू, एक नया वेरिएबल है ये स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू में बेटा अब क्या लिखना है आपने, स्क्वायर इज इक्वल टू में अब आपने स्क्वायर लेना है नंबर का। वो किस तरह लेंगे आप नंबर स्क्वायर का, स्क्वायर आपको पता है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसी नंबर से आप करें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो स्क्वायर आ जाता है, मतलब 2 का स्क्वायर लेना है तो 2 × 2 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखें ऐसे चीज कि हमें स्क्वायर मिल जाए हर बार नंबर का, आई रखते हैं बेटा हम वेरिएबल को इधर, आई पावर 2 या आई इंटू आई। ठीक है, आई इंटू मतलब स्टेरिक आई, मतलब जो भी वैल्यू आई की उसका स्क्वायर होता है। हम यही चाहते हैं कि पहले आई की वैल्यू 2 हो, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, और साथ साथ उसका स्क्वायर भी होता है। ये तो हो गया स्क्वायर। अब हम निकालते हैं सम। सम कैसे निकालेंगे, सम के लिए यहाँ लिखें बेटा आप लोग, सम इज इक्वल टू जो हमने ऊपर लिया था वेरिएबल, सम प्लस स्क्वायर, सम
प्लस स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर की वो हो ऐड सम में, और सम की वैल्यू अपडेट हो जाए। ठीक है, पहले तो 0 थी, बाद में फिर अपडेट भी हो जाएगी। अभी हम देखते हैं किस तरह होगा रन सारा ये। लाइन नंबर 50 पे अब लिख दें आप नेक्स्ट, और क्या लिखेंगे, लूप वेरिएबल हमारा क्या है, आई है, तो नेक्स्ट आई। मैंने बताया था इस प्रोग्राम में नेक्स्ट पहले होगा और प्रिंट बाद में होगा। लाइन नंबर 60 प्रिंट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रिंट में, सिंपल लिख दें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे 5 इवन नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखें, यहां पे आप मुझे बताएं क्या लिखना चाहिए हमें। हमें बेटा सम ही निकालना है, तो सम वेरिएबल लिख दें, ये वाला सम वेरिएबल। ठीक है, यहां पे लिख दें सम। ठीक है, और लाइन नंबर 70 में प्रोग्राम को कर दें एंड। ठीक है, अब इसको वैल्यूज से देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, सबसे पहले लाइन नंबर 10 रन होगी, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू स्टोर है। फॉर आई इज इक्वल टू 2 to 10, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 2, जब 2 वैल्यू होगी तो वो नीचे आएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्टेरिक आई। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी बेटा लिख सकते हैं आई पावर 2, मैं इस तरह यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स में ताकि आपको याद रहे, आई पावर 2, ये भी सही है। ये एक्सपोनेंशिएशन सिंबल है, ये आपको बताया था मैंने चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, एक्सपोनेंट सिंबल। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब आपको पता है आई इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 आ जाएगा स्क्वायर में, मतलब यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर की 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे सम इज इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 और सम की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, वो तो चेंज ही नहीं हुई अभी तक। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू, सम में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, सम में क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखें क्या है, सही आया कि नहीं आया, देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, और बेटा 4 हमारे पास सम में अब तक आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आई, अब क्या होगा नेक्स्ट आई की वैल्यू, आई की वैल्यू नेक्स्ट क्या है 4, अब जब वैल्यू 4 हुई तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 16, स्क्वायर की वैल्यू अब हो जाएगी 16, उसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, उसके बाद सम की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 थी, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। अब सम की वैल्यू क्या हो गई है 20। इस तरह फिर ये लूप रन होगा और जब तक वैल्यू उसकी 10 होगी तब तक लूप चलेगा, और जो भी वैल्यू आखिरी पड़ी होगी सम में वो हमारे पास आखिर में प्रिंट हो जाएगी, और वो होगी 220। मैंने फिलहाल अभी 2 तक दिखाया है, वो 10 तक बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो हम देख लेंगे जब कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गई है लॉजिक कि किस तरह हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, इस 0 को डिक्लेयर करने का फायदा ये हुआ कि हमें ये पता लग गया कि जब यहाँ पे आए हम लाइन नंबर 40 में कि सम की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी। ठीक है, वो 0 हमने रखी थी। ठीक हो गया बेटा, ये अब हमने प्रोग्राम कर लिया, इसका आंसर आई थिंक 220 ही आता है, ये हम देख लेंगे जब कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है फाइंड लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में से आपने लार्जर नंबर फाइंड करना है, ये मैं आपको करवा चुका हूं स्मॉलर के लिहाज से, बस साइन चेंज करना है, बाकी सेम क्वेश्चन है। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, और ये प्रोग्राम मैं इफ देन से भी करवाऊंगा और इफ देन एल्स से भी करवाऊंगा। ठीक है, अभी अजान हो रही है, अजान के बाद फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम से। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है फाइंड लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, मैं बुक से आपको पहले रीड करवा दूं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर्स फ्रॉम द यूजर। मतलब आपने 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, मतलब यूजर से लेने हैं, और फिर आपने बताना है लार्जर कौन सा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें A, B। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है A, B। अब A, B का मतलब है A फर्स्ट नंबर और B सेकंड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम देंगे जब प्रोग्राम रन होगा A और B की। नेक्स्ट लाइन नंबर 20। लाइन नंबर 20 में अब क्या करना है, लाइन नंबर 20 में बेटा आपने इफ कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है इफ कंडीशन, इफ, पहले ऐसा करते हैं, हम इसको करते हैं इफ देन से, फिर करेंगे इफ देन एल्स से। ठीक है, इफ A इज ग्रेटर देन B, साइन कौन सा आएगा ग्रेटर देन का, ये हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 2 में, रिलेशनल ऑपरेटर है ये। ठीक है, इफ A इज ग्रेटर देन B देन, अब आगे आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप लाइन नंबर वाला सिंटेक्स यूज कर लें या स्टेटमेंट्स वाला कर लें। स्टेटमेंट्स वाला ज्यादा इजी होता है, वही मैं यहाँ करवा रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं लाइन नंबर वाला, वो हम जब कंप्यूटर पे करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें देन प्रिंट के बाद आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे लिखना है A इज लार्जर नंबर, A इज लार्जर नंबर।
ठीक है। बस आगे एंड लिखना है तो लिख दें, मर्जी आपकी, एंड आपको लिखना पड़ेगा कॉलन डाल के, ठीक है। वो नहीं भी लिखेंगे तो प्रोग्राम सही चलता है, ये हमने देख लिया था, ठीक है, जब हमने इफ देन से किया था स्मॉलर वाला प्रोग्राम, ठीक है। आगे है लाइन नंबर 30, यहाँ पे अब लिखें आप इफ b इज ग्रेटर देन a देन प्रिंट। अब क्या करना है आपने, प्रिंट करना है यहाँ पे आपने बेटा b इज लार्जर नंबर। बस बेटा ये 3 लाइनों का प्रोग्राम है। इफ देन एल्स में ये प्रोग्राम जो 3 लाइनों का आपको लग रहा है वो 2 लाइनों में हो जाएगा सिर्फ, वो एक ही लाइन में हम फिर लिखेंगे इफ देन और एल्स लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा मेथड है इफ देन एल्स से, उससे करते हैं, बस इसमें ये आएगा बेटा चेंज। मैं यहीं पे बेटा आपको चेंज करवाता हूँ ये प्रोग्राम कि आपने अगर इफ देन एल्स से यही प्रोग्राम करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b देन प्रिंट a इज लार्जर नंबर। आगे लिखेंगे एल्स, आगे क्या लिखेंगे एल्स, इसको मैं करता हूँ अरेज, फिर हम वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स। अब एल्स के बाद क्या लिखना है, एल्स के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ नीचे, वरना आपने एक लाइन में लिखना है, ठीक है। एल्स यहाँ पे लिख देंगे b इज लार्जर नंबर। बस इतना सा प्रोग्राम है बेटा ये 2 लाइनों का, ठीक है। इफ देन एल्स में और आसान हो गया है, मतलब अगर ये कंडीशन आपके पास a इज ग्रेटर देन b ट्रू है तो क्या चलेगा, देन पार्ट क्या लिखा हुआ है उसमें, प्रिंट a इज लार्जर नंबर। एक चीज बेटा रह गई है, एल्स के बाद भी हमने प्रिंट लिखना है, सॉरी ये नहीं मैंने लिखा, एल्स के बाद भी आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई है। एल्स के बाद प्रिंट लिखेंगे तब भी वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे b इज लार्जर नंबर, ठीक है। तो अब दोबारा सुने, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा, देन पार्ट। जब चलेगा देन पार्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट a इज लार्जर नंबर, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा a लार्जर नंबर है, ठीक है। अच्छा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर देन पार्ट नहीं चलेगा, क्या चलेगा, एल्स पार्ट। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट b इज लार्जर नंबर, और प्रोग्राम फिर एंड हो जाएगा। एंड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने कर लिया। अब 2 क्वेश्चन रह गए बेटा हमारे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसको मैं करता हूँ अरेज क्योंकि वो जरा समझाने वाले हैं, फिर मैं उनको यहाँ पे आपको बोर्ड पे समझाता हूँ अभी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ a given number, the program should get the number from the user। इसका मतलब है बेटा आपने एक नंबर लेना है पहले यूजर से और फिर टेबल बताना है उसका, मतलब क्या टेबल है उसका, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल होता है, जैसे आप पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्क्रीन पे करवाना है उसी तरह प्रिंट जैसे आप लिखते थे छोटी क्लासों में, ठीक है। वो किस तरह होगा, पहले मैं बताता हूँ कैसे आना चाहिए टेबल, इसी तरह आना चाहिए। फर्स्ट करें 2 का टेबल आपने लिखना है, तो स्क्रीन पे आए लिखा हुआ 2, फिर आए स्टेरिक, फिर आए 1, फिर आए इक्वल टू और फिर आए 2। इसी तरह 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इस तरह बेटा आपने 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, यहां तक आपने स्क्रीन पे इसी तरह स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये करना है। ये किस तरह होगा, इसके लिए स्टार्ट में हम फॉर लूप लगाते हैं, तो लिखें लाइन नंबर 10 इनपुट, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना तो इसलिए पहले यूजर इनपुट करेगा नंबर, फिर हम वो करेंगे इनपुट एंटर अ नंबर, इनपुट एंटर अ नंबर, और इसको क्या दे दें नाम, कैपिटल एन का, नंबर है ना तो इसको कैपिटल एन कर दें, ठीक है। ये यूजर करेगा एंटर। नेक्स्ट लाइन नंबर 20। अब 20 में क्या करना है, हमने फॉर लूप लगाना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 10, और स्टेप 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखें फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10। स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि नहीं भी लिखें तो स्टेप 1 ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसलिए 1 to 10 लिखना चाहते हैं तो लिख दें स्टेप 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 30। अब बेटा हमने फॉर तो स्टार्ट कर लिया, अब हमने ये कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ऐसा क्या करें कि जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो लूप में एवरी टाइम, मतलब 1 2 3 4, जैसे ये समझे 1 2 3 4 है, मैं इस तरह आपको समझाता हूँ। ये आपके पास i है, ये आपके पास n है, क्योंकि n सेम रह रहा है, n हर बार सेम रहेगा, एक ही नंबर का आपने लेना है। ये n है, ये n है, ये i की वैल्यू 1 2 3 इस तरह 4 5 10 तक जा रही है। अब मुझे बताएं, आपको सामने वैसे आ रहा है नजर, क्या करूं कि ये आंसर आ जाए। सिंपल बेटा, n को मल्टीप्लाई किससे करें, i से कर दें। मैं इसको दोबारा लिखता हूं, n को स्टेरिक i मतलब मल्टीप्लाई करवा दें i से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें, कोई भी ले लें वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू n स्टेरिक i, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा आपने, जब हमने ये कर लिया कि मल्टीप्लाई करवा दिया n को i से और एक वेरिएबल ले लिया a, अब बेटा हमने करना है प्रिंट
क्या करना है, प्रिंट। क्यों करना है, मैंने बताया था आपको, जब आप चाहते हैं हर बार जब लूप चले तो आपके सामने वैल्यू आए स्क्रीन पे, तो पहले करवा दें प्रिंट, बाद में करवाएं नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट में क्या लिखना है, प्रिंट में आपने बेटा इस तरह लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंट एन, क्योंकि जो भी नंबर उसने यूजर ने इनपुट करवाया होगा वो आना चाहिए इधर, प्रिंट एन। इसके बाद डालें आप सेमीकोलन ताकि साथ साथ इनपुट आए आपकी। उसके बाद क्या आना चाहिए स्क्रीन पे, स्टैटिक। उसके बाद फिर डालें सेमीकोलन, फिर क्या आना चाहिए, लूप वेरिएबल आई। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अब करूँगा रेज, और ताकि हम पूरा ये आउटपुट लिख सकें इसकी। ठीक है, ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, 2 × 10 = 20। ठीक है, अच्छा ये हमने लिख लिया प्रिंट एन, उसके बाद स्टैटिक, फिर आई, उसके बाद क्या आना चाहिए, इक्वल टू। तो यहाँ पे लिख दें इक्वल टू। उसके बाद ए, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था ये वाला ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें ए। ठीक है, अब इस तरह बेटा क्या होगा, पहले स्क्रीन पे आएगा एन, जो भी वैल्यू होगी उसकी, फिर स्टैटिक आएगा, फिर आई, फिर इक्वल टू, और फिर जो भी आंसर आएगा ए का। उसके बाद क्या लिख दें, लाइन नंबर 50 में नेक्स्ट आई, और फिर लाइन नंबर 60 में कर दें प्रोग्राम को एंड। एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम किस तरह होगा रन। ठीक है, देख लेते हैं। स्टार्ट में वैल्यू आई की होगी 1, फर्स्ट करें यूजर ने 2 इनपुट करवाया है। ठीक है, आई की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 1 = 2। ए में क्या स्टोर हो जाएगा 2, नीचे आएगा प्रिंट एन, एन में क्या है वैल्यू 2 इसी तरह होगा, स्टैटिक भी इसी तरह आएगा स्क्रीन पे। आई की वैल्यू क्या है 1, 2 × 1 = 2, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह बेटा ये भी इक्वल टू इस तरह प्रिंट होगा। इसी तरह बेटा ये 2 × 1 = 2 स्क्रीन पे आ जाएगा, ये भी हम देखेंगे कंप्यूटर पे। इस तरह बेटा फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3, फिर 4, इस तरह 10 तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक हो गया, ये हमने बेटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये कंप्यूटर पे करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, और हम ऐसा करेंगे, इसमें अभी तो हमने यूज कर दिया है सेमीकोलन, हम इसमें कॉमा भी यूज करेंगे, देखेंगे कितनी स्पेसेस आती हैं इसमें। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा कंप्लीट। अब लास्ट हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 14, जो सबसे लेंथी है, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट वाला। ठीक है, पहले मैं बुक से पढ़ाता हूँ, फिर हम इसको यहाँ पे करते हैं परफॉर्म। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ प्रोग्राम दैट शुड एक्सेप्ट obtain marks of a student in examination। एक प्रोग्राम आपको लिखना है जो स्टूडेंट के obtain marks को एक्सेप्ट करे, एंटर करे मतलब। It should then calculate the percentage and assign a grade to the student। वो परसेंटेज भी कैलकुलेट करे और ग्रेड भी असाइन करे। ठीक है, the grade should be assigned according to the following criteria। और ग्रेड कैसे होना चाहिए असाइन, following criteria। क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसने, ठीक है, क्या स्कीम बनाई हुई है। नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज और ग्रेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा कि एक तरफ है परसेंटेज और एक तरफ है ग्रेड। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो ग्रेड लिखा हुआ है A1। वैसे बेटा इसको A1 की जगह ना A+ कर ले, A1 ग्रेड तो नहीं होता, आपको पता है A+ होता है, तो ये प्लस ही मैं लिखूंगा अभी बोर्ड पे। ठीक है, तो प्लस ही कर लेंगे। अगर इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है बट लेस देन 80 है, मतलब 70 से लेके 79 मतलब है इसका, क्योंकि लेस देन 80 का है उसने, इक्वल टू नहीं कहा। 80 पे तो A+ है ना, तो लेस देन 80 पे क्या है A है। अब लिखा हुआ यहाँ बट, अब यहाँ पे बेटा हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा यूज करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ताकि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब ही हमारा टोटल आंसर ट्रू हो। यहाँ पे हम लगाएंगे यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमने पढ़ा था इफ देन एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा इसी तरह उसने दिया हुआ क्राइटेरिया ग्रेड A, B, C, D और F का। अगर लेस देन 40 मार्क्स हैं तो ग्रेड क्या होगा, F होगा। इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी बेटा इफ कंडीशन और मल्टीपल इफ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने, मैं आपको बता देता हूं हिंट, पेज नंबर 48 पे जो एग्जांपल की थी, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर, इसी तरह आपने प्रोग्राम करना है। वैसे इससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन एंड कंडीशन इसी तरह अप्लाई होगी। ठीक है, और गो टू भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे यूज करेंगे। एल्स हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इफ देन एल्स था। एल्स क्यों नहीं यूज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा वजह आपको, एल्स क्यों हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ मल्टीपल इफ यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने परसेंटेज निकालनी, देखनी है कि कैसे निकलेगी स्टूडेंट की परसेंटेज। ठीक है, वो हम देखते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10, इनपुट। क्या करें बेटा, इनपुट हमने दोबारा पढ़े, क्या कहा था उसने, एक्सेप्ट ऑब्टेन मार्क्स। क्या लिखें, एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स। इसकी ले ले बेटा आप लोग वेरिएबल OM ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, OM, ऑब्टेन मार्क्स से OM। इसी तरह लिखें लाइन नंबर 20, इनपुट, एंटर टोटल मार्क्स। इसको कर लें TM, टोटल मार्क्स से TM। ठीक है, उसके बाद बेटा अब निकालना है आपने परसेंटेज। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या होगा इसका फॉर्मूला आपको पता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे लिखें OM, इसको करें डिवाइड TM से और स्टेरिक 100। ठीक है, अगर आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है ब्रैकेट में भी कर दें। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब सारा काम होगा बेटा डिसीजन का। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं सारे डिसीजन नहीं आपको बेटा करवा रहा, ठीक है, एक करवाऊंगा सिर्फ, बाकी हम कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और इतनी स्पेस भी नहीं है, ठीक है, वो हम बाकी कंप्यूटर पे करेंगे। बस सिर्फ एक मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, उससे आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब गौर से आपने इफ लगाना है, ठीक है, बुक आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको पता हो क्या दिया हुआ उसने क्राइटेरिया। इफ, तो स्टार्ट करते हैं इफ को। सबसे पहले किससे कंपेयर करना है? परसेंटेज से। तो लिखें इफ परसेंटेज, गौर से देखें उसने स्टार्ट में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यहां पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दें ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। मैं एक और भी आपको अभी बताता हूं कंडीशन जिसमें एंड है, वो भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एंड नहीं हुआ, अगली में एंड यूज हो जाएगा, ठीक है, इसमें एंड नहीं यूज होगा, और एक आखिरी वाली जो ग्रेड एफ वाली उसमें भी एंड यूज नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ही हमारे पास उस वक्त एक है, ठीक है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन, अब क्या करें? देन करवाएं आप प्रिंट, देन प्रिंट, अभी आगे स्पेस नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देन प्रिंट क्या होना चाहिए स्क्रीन पे? प्रिंट ग्रेड इज ए प्लस, लिख दें 1 ना लिखें, ए प्लस, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट ही किया, मतलब ये लाइन मैंने अभी पूरी नहीं की, अभी मैं पूरी करूंगा इसको, ठीक है, पूरा होना चाहिए इसको, अभी एक चीज रहती है वो मैं बाद में करवाता हूँ। नेक्स्ट आ जाए लाइन नंबर 50 पे पहले, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है समझानी पहले। इफ, अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे, वो क्या था? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो यहां पे लिखिए इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये मैंने लिख दिया। आगे देखें, बट लेस देन 80, इसका क्या मतलब है बेटा? कि 80 से क्या है आपकी परसेंटेज लेस है। जब 80 से आपकी परसेंटेज है बेटा लेस, तो इसका मतलब है कि ग्रेड क्या होना चाहिए? प्रिंट ए। अब देखते हैं कैसे होगा ये, यहां तक लिख लिया, अब लिखें आगे इसके एंड, यहां पे क्या लिख दें? एंड परसेंटेज इज लेस देन 80, क्या लिखना है? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80 देन प्रिंट। अब यहां पे क्या होना चाहिए? प्रिंट, देख लें बुक पे लिखा हुआ है ग्रेड इज ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, तो लिख दें ग्रेड इज ए, ठीक है। अब मैंने बेटा आपको ये सारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करवाना, कंप्यूटर पे करेंगे बाकी सारा, ठीक है। यहां पे अब देखें क्या चीज रह गई है हमारी बेटा दो चीजें रहती हैं दोनों लाइंस में। पहली बात बेटा, अगर फर्ज करें कंडीशन ट्रू हो जाए आपकी, पहली वाली लाइन नंबर 40 ट्रू हो जाए, जब इफ कंडीशन में ट्रू होती है आपकी कंडीशन, मतलब इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या चलता है? देन पार्ट में लिखा हुआ है प्रिंट ग्रेड इज ए प्लस। जब प्रिंट हो गया ग्रेड इज ए प्लस, तो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट थी वो आ गई, जो हम प्रोग्राम की आउटपुट चाह रहे थे वो आ गई है। तो अब क्या कर दें? प्रोग्राम को एंड कर दें। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे आप लिख दें एंड, सिंपल जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, या क्या यूज कर लें? गो टू यूज कर लें। गो टू अभी मैं नहीं लिख सकता आगे, गो टू के आगे, क्यों? क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि कितनी लाइंस बनेगी मेरे प्रोग्राम की, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है आप एंड लिख दें। लेकिन जब हम कंप्यूटर में करेंगे हमें पहले से पता होगा, मतलब पहले से मतलब हम पहले सारा कोड लिखेंगे, फिर आखिर में एंड या गो टू लिखेंगे, तो हमें पता होगा कि हमने किस लाइन नंबर पे जाना है, तो वहां पे मैं गो टू से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखें? एंड, क्योंकि आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट थी वो आपको मिल गई है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो, आपके प्रोग्राम का आउटपुट शो हो और एंड हो जाए प्रोग्राम आपका, इसलिए यहां पे एंड लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहां भी इस तरह करें कि अगर ये कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो कहां पे आएगा? इस इफ पे आएगा, ठीक है। अगर ये वाली इफ कंडीशन बेटा आपकी ट्रू हो गई तो फिर क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा? ग्रेड इज ए। इसी तरह यहां भी लिखना पड़ेगा आपको एंड, यहां भी आपने लिख दिया एंड, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। अभी भी बेटा इसके 3-4 रहती हैं कंडीशंस, वो कंप्यूटर पे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और स्पेस भी इतनी नहीं है, ठीक है। वो कंप्यूटर पे आपको मैं दिखाऊंगा, वहां चीज आएगी समझ आपको कि किस तरह ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। एक बात मैंने आपको ये बतानी थी कि यहाँ पे हम इफ देन एल्स क्यों नहीं यूज करें। बेटा एल्स तब यूज होता है जब आपके पास कंडीशंस बहुत कम हो, मतलब 1, 2 या 3 हो। जब ज्यादा हो जाती है ना कंडीशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशन है, ठीक है, और एंड वाली 4 कंडीशन है जिसमें एंड लास्ट में यूज होगा। तो प्रॉब्लम ये होगी, चले हम ट्राई करते हैं, अगर हम इस तरह करें इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन प्रिंट ग्रेड इज ए प्लस। एल्स में अब क्या लिखें? एल्स में लिखना पड़ेगा, एल्स किस लाइन पे ले जाओ? लाइन नंबर 50। तो हम लिखते हैं एल्स 50, फिर हम 50 पे लेके जाते हैं। इस तरह फिर हमें हर बार उस नेक्स्ट लाइन नंबर पे उसको लेके जाना पड़ेगा। तो वो भी हो सकता है, वैसे उससे भी हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज्यादा आसान है कि आप मल्टीपल इफ देन यूज कर लें, बजाय कि आप इफ देन एल्स यूज करें, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में इफ देन एल्स हमारे लिए इजी होता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्राम की नेचर पे, ठीक है, किस तरह का आपका प्रोग्राम है और आप किस तरह लॉजिक बनाते हैं उसकी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कंप्यूटर पे जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हर तरह से। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल वर्क।
स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डे 12 का प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्यूटर पे देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 था, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। द प्रोग्राम शुड गेट the values for base and altitude of the triangle from the user and display the result। इसका मतलब है आपने बेटा प्रोग्राम में बेस और एल्टीट्यूड यूजर से इनपुट लेना है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखना है वो मैंने बताया था आपको, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, या 0.5 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये बेटा प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों मैंने पहले से लिखे हुए हैं, बस आपको मैं रन करके दिखाऊंगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम ये दोनों इस तरह के प्रोग्राम चैप्टर 2 में करके आ चुके हैं। टाइम बहुत लगता है बेटा टाइप करने में, तो इसलिए मैंने ये दोनों प्रोग्राम्स पहले से टाइप करके रखे हुए। रिमेनिंग प्रोग्राम्स है वो हम खुद टाइप करेंगे अभी, क्योंकि वो इसी चैप्टर से हैं। ठीक है, तो हम पहले 2 प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझा मैं दूंगा अभी, लेकिन टाइप मैंने पहले से करके रखे हुए हैं, बस आपको कोड दिखाऊंगा और रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को GW बेसिक में इसकी आउटपुट किस तरह आती है। बेटा ये देख लें, प्रोग्राम आपके सामने ओपन है। सबसे पहले लाइन नंबर 10 में आप लिख सकते हैं CLS, मैंने नहीं लिखा, आपकी मर्जी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लाइन नंबर 10 में इनपुट लिखा है मैंने, एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, उसको मैंने नाम दिया है उस वेरिएबल को BASE बेस। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 20 में इनपुट एंटर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम दिया है एल्टीट्यूड। आप इसकी जगह बेस की जगह लिख सकते हैं B और एल्टीट्यूड की जगह लिख सकते हैं A। ठीक है, लेकिन फिर आपको B और A अगर लिख रहे हैं तो जो फॉर्मूला है उसमें भी यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लाइन नंबर 30, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेटा ये ब्रैकेट्स डाल लें ताकि आपको ईजी हो समझना है फॉर्मूला। ठीक है, आप अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है 1/2 की जगह 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहे हैं इसलिए हमने ब्रैकेट्स यहाँ डाल दिए हैं ताकि पहले ये सॉल्व हो जाए फिर ये हो। उसके बाद लाइन नंबर 40 में आपको पता है प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया, ये वही वेरिएबल है जो मैंने यहाँ दिया है। अब इसको करते हैं रन। लाइन नंबर 50 में मैंने प्रोग्राम को एंड किया हुआ, बस इसको अब जब किया रन हमने, वो पूछता है एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल। क्या है बेस ऑफ ट्राइंगल, हम रखते हैं बेटा 2। ठीक है, एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद पूछता है एंटर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, हम लिखते हैं 5। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। 10 को जब आप 2 से करेंगे डिवाइड या 10 का हाफ करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 5। देखते हैं आंसर 5 आता है या नहीं आता। ठीक है, एंटर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार और मैं करता हूँ रन, वैल्यू चेंज करते हैं इसकी बेटा। एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल अब हम करते हैं 10, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल करते हैं 2। ठीक है, अब आंसर आ रहा है आपके सामने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 10। क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। 20 को जब आप 2 से करेंगे डिवाइड या हाफ करेंगे तो आंसर आता है 10। ठीक हो गया, ये बेटा हमने देख लिया यहाँ पे प्रोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको पहले बुक से, उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपने एरिया और सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का। द प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले रिजल्ट। इस प्रोग्राम को बेटा रेडियस किससे इनपुट लेना चाहिए, यूजर से, और फिर आंसर देना चाहिए हमें। ठीक है, हिंट उसने दे दिए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या 3.14 इंटू रेडियस एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर या 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। ठीक हो गया बेटा, ये हमने देख लिया। अब हम इसको देखते हैं GW बेसिक में। इसका भी कोड मैंने लिखा हुआ है, बस आपको रन करके दिखाना है। इसको करते हैं हम लोड बेटा, इसका नाम रखा है Q9। अब करते हैं इसको लिस्ट। बेटा देखिए आपके सामने प्रोग्राम, लाइन नंबर 10 में इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, उसके बाद रेडियस मैंने लिया वेरिएबल। ठीक है, आर भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस यानी पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ आर लेंगे तो यहाँ भी आपको आर और आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 30 में सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस वेरिएबल है। यहाँ भी पाई क्या है कांस्टेंट, और रेडियस क्या है वेरिएबल। आगे मैंने सिंपल करवाया प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया, प्रिंट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ये आपको शायद ना रहा पूरा कंप्लीट नजर, कोई बात नहीं, स्पेलिंग वही लिखनी है आपने जो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ स्पेलिंग इसके, बिल्कुल एंड तक देखें, इसी तरह लिखने हैं आपने। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं प्रोग्राम को करते हैं हम रन। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, हम करते हैं एंटर 5।
जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो आपके सामने एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। एरिया ऑफ सर्कल आया 78.5, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आया 31.4। हम इसको कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, ये बेटा कैलकुलेटर मैंने ऑन किया, हम देखते हैं कि सही आंसर आता है कि नहीं। हमने दिया था बेटा रेडियस 5, तो 5 लिखें, इसको करें मल्टीप्लाई 5 से, मतलब पाई आर स्क्वायर था ना, तो मैंने 5 को 5 से कर दिया पहले मल्टीप्लाई। चलिए ऐसा करते हैं, पहले 3.14 ही लिख देते हैं। पाई की वैल्यू बेटा हमने 3.14 दी है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने दी है 5 को करें मल्टीप्लाई 5 से, तो आंसर क्या आ गया 78.5। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आंसर हमारा 78.5 आ रहा था। ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पे भी 78.5 ही आ रहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसका क्या था फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5 एंटर, आंसर क्या आ गया हमारे पास 31.4। देखते हैं ये आंसर हमारे पास वहां आया था या नहीं आया था। यही आंसर बेटा हमारे पास आया था, मैं इसको आपको जूम करके भी अभी दिखा देता हूँ। ये बेटा आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का आंसर बता दिया। अगर आपने आंसर कंफर्म करना तो आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल व्हेन लूप। हमने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स करने स्क्रीन पे प्रिंट व्हाइल व्हेन लूप से। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि बोर्ड पे किस तरह होता है प्रोग्राम, मतलब लॉजिक समझा दी थी। अब हम GW बेसिक में करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 पे मैंने बताया था सबसे पहले आप एक ले लें वेरिएबल, जिसको आप कहां से स्टार्ट करवाएं, हम 1 से स्टार्ट करवा दें, क्योंकि हमने क्या करना है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स करवाने हैं प्रिंट। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन नंबर 20, यहां पे लिखते हैं while n इज लेस देन इक्वल टू 19 एंटर। लाइन नंबर 30 में मैंने कहा था पहले करवाना है हमने प्रिंट, उसके बाद फिर करवाना है इंक्रीमेंट और वेंड। ठीक है, तो पहले करवाते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है हमने लूप वेरिएबल n। उसके बाद लाइन नंबर 40, लाइन नंबर 40 में हमने लिखना है n इज इक्वल टू n प्लस 2। याद होगा मैंने बताया था क्यों लिखना है यहाँ 2। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऑड नंबर्स प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इस तरह ये लूप चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 50, यहाँ पे अपने करवाना है वेंड, और लाइन नंबर 60 में करवा देंगे एंड, ताकि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो वो वेंड के बाद जो भी लाइन हो उसको रन करे। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने प्रोग्राम रन मैंने किया है। क्या आ रहा है स्क्रीन पे बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इसको काउंट करते हैं कि 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बिल्कुल सही है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हमने व्हाइल व्हेन लूप से प्रिंट स्क्रीन पे करवा दिए। ठीक है, ये मैंने आपको कोड भी दिखा दिया है और आपने वैसे भी देख लिया। ठीक हो गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सम ऑफ स्क्वायर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स of first 5 even numbers using for next loop। आपने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको हमने फॉर नेक्स्ट लूप से करना है बेटा। ठीक है, ये मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया था। अब हम GW बेसिक में करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं हम लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 में हमने क्या करना है, मैंने बताया था सम इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया, ताकि हमें पता हो सम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू, आप लूप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, i n a कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपने सम नहीं लेना क्योंकि सम आप ऊपर ले चुके हैं। ठीक है, अगर मैंने बोर्ड पे कोई और लिया था वेरिएबल तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे i के लिहाज से देख लेते हैं। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 2 to 10। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं तो वो आते हैं 2 से 10 तक। ठीक है, 2 to 10 स्टेप 2 का इंक्रीमेंट क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 30, यहाँ पे हमने करना है स्क्वायर, एक नया लेते हैं वेरिएबल और उसको करते हैं इक्वल। इसको लिखना है हमने i स्टेरिक i, मतलब जो भी इस लूप में बेटा आएगा नंबर उसको हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, आप स्टेरिक की जगह मैंने बताया था i एक्सपोनेंट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट का साइन लगा के, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह होगा बेटा वो i, उसके बाद ये साइन है एक्सपोनेंट का और 2। हम इससे कर लेते हैं, हमने बोर्ड पे किया था i स्टेरिक i से, यहाँ पे हम करते हैं एक्सपोनेंट से। ठीक है, ताकि हमें ये भी आ जाए समझ। नेक्स्ट लाइन नंबर 40, इस पे हमने अब क्या करना है, जो स्क्वायर का आंसर आए उसको हमने सम में ऐड भी करवाना है। तो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम
प्लस स्क्वायर, ठीक है, एंटर। लाइन नंबर 50। अब हमने क्या करना है, मैंने बताया था इस प्रोग्राम में आपने नेक्स्ट करना है पहले, प्रिंट करना है बाद में। तो यहाँ करते हैं नेक्स्ट आई, लूप वेरिएबल हमारा आई है। लाइन नंबर 60, इस पे करेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। थोड़ा सा यहाँ पे करूं ताकि आपको आ जाए नजर बेटा, नंबर्स, इसको हम करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम डालते हैं सेमीकोलन और यहाँ पे सम वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर करवाया सम, इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा, मैंने इस तरह आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, प्रिंट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स इज इक्वल टू और आगे सम, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे अब कर लिखते हैं लाइन नंबर 70। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन चलें लिख लेते हैं एंड, ठीक है। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन। आप देख लें आंसर क्या आ रहा है इसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स इज इक्वल टू 220। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स इज इक्वल टू 220। तो ये जो आंसर आया इसका हमारे पास, इसको हम करते हैं कंफर्म। अभी ऐसा करते हैं, हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और उससे फिर इस आंसर को करते हैं कंफर्म, ठीक है। ये बेटा मैंने ओपन किया कैलकुलेटर। अब हम करते हैं सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 2 और इसका करते हैं हम स्क्वायर, ये आ गया है 4, ठीक है। अभी आपको याद है 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का क्या होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं 16 प्लस 4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो प्लस कर देते हैं 36 इसमें, ठीक है। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसमें ऐड करते हैं 64। उसके बाद 10 का स्क्वायर होता है 100, इसमें ऐड करते हैं 100। तो देख लें आपके सामने क्या आंसर आ गया, 220। 4 स्क्वायर है 2 का, 16 स्क्वायर है 4 का, 36 स्क्वायर है 6 का, 64 स्क्वायर है 8 का और 100 स्क्वायर है हमारे पास 10 का, ठीक है। तो हमने जब सबको ऐड किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 220। मैंने आपको कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर्स फ्रॉम द यूजर। मैंने आपको ये स्मॉलर वाला प्रोग्राम बता दिया था जब हम इफ देन और इफ देन एल्स पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं इसको कि लार्जर ऑफ 2 नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये प्रोग्राम हम इफ देन और इफ देन एल्स दोनों से करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 में लेना है हमने सबसे पहले इनपुट एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे हमने लिखना है एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं a, b, ठीक है। लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 में हम लिखते हैं इफ, पहले मैं बेटा आपको इफ देन से करवाता हूँ, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन, साइन ध्यान से डालना है आप, b देन प्रिंट, लिख लिया हमने प्रिंट। इसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने हैं। प्रिंट में लिखना है a इज लार्जर नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 30 और इफ लगाएंगे, b इज ग्रेटर देन a देन प्रिंट b इज लार्जर नंबर, ठीक है। अब लाइन नंबर 40 में प्रोग्राम को करते हैं एंड। अगर ये ना भी करें तब भी प्रोग्राम चलेगा सही। चले ऐसा करते हैं, एंड नहीं करते, ठीक है। देखते हैं प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं चलता। एंटर 2 नंबर्स, वो कह रहे हैं 2 नंबर्स एंटर करें। अब ये क्यों आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता है कि जब हम यहाँ पे डालते हैं सेमीकोलन तो ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई बात नहीं, हम पहले नंबर एंटर करते हैं 1, 2। अब मुझे बताएं आप क्या आंसर आना चाहिए बेटा, आंसर आना चाहिए b इज लार्जर नंबर, क्योंकि हमारा जो b नंबर है जो हमने b में इनपुट किया है वो लार्जर है। देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर आया है, b इज लार्जर नंबर, ठीक हो गया बेटा, ये हमने देख लिया। अब हम करते हैं a इज लार्जर नंबर, मतलब दोबारा करते हैं इसको रन 2, 1 एंटर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, a इज लार्जर नंबर, ठीक हो गया बेटा, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखना है कि इफ देन एल्स से किस तरह होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं दोबारा करता हूँ इसको CLS और इसी प्रोग्राम में मैं करता हूँ अभी चेंज, ये जो मैंने लिखा है अभी, ठीक है। सबसे पहले जो ये था सेमीकोलन, इसी जगह लगाते हैं हम कॉमा और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपको लाइन नंबर 30 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम करते हैं डिलीट 30, अब करते हैं CLS लिस्ट, देखें आपके सामने लाइन नंबर 20 बस आ गई है, ठीक है। इसी में हम करते हैं चेंज और क्या करते हैं इफ देन एल्स से, ठीक है। आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा सारा लिखूं, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए बस। इसी के आगे लिख दें आप एल्स, ठीक है। प्रिंट, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ एल्स प्रिंट। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, जब a इज लार्जर नंबर नहीं है, जब देन वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो फिर क्या होगा, b होगा लार्जर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें एल्स प्रिंट b इज लार्जर
नंबर। ठीक है, देख लेते हैं सही आ गया जी, बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, और अब करते हैं प्रोग्राम को रन। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन। एंटर 2 नंबर्स, पहले हम करते हैं 1,2। देखिए आंसर बिल्कुल सही आया, b इज लार्जर नंबर, क्योंकि b क्या है हमारा, लार्जर नंबर है। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, देखें जब हमने वैल्यू पुट की a की 1 और b की 2, तो क्या हुआ, a में क्या स्टोर हो गया 1 और b में क्या हो गया 2। अब a b से बड़ा है नहीं, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, 1 2 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं रन हुआ। क्या रन हुआ है, एल्स वाला पार्ट। तो एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिखा था, प्रिंट b इज लार्जर नंबर, मतलब एल्स प्रिंट b इज लार्जर नंबर, ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन एक बार फिर, और यहां पे करते हैं 2,1। अब देखते हैं, अब आंसर बिल्कुल सही आया हमारा, क्योंकि अब हमने a में क्या रखा था, लार्जर नंबर, तो a में स्टोर हुआ जाके 2 और b में स्टोर हुआ जाके 1, तो इसलिए क्या चला, देन पार्ट चला। इफ a इज ग्रेटर देन b देन प्रिंट a इज लार्जर नंबर। ये हमने बेटा देख लिया प्रोग्राम, इफ देन और इफ देन एल्स दोनों से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। एक हमने नंबर इनपुट लेना है और उसका टेबल करना है प्रिंट। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूजर, जो नंबर है वो यूजर से लेना चाहिए इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसको करते हैं, मैंने बोर्ड पे समझा दिया था, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 में हमने लिखना है इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि इनपुट एंटर अ नंबर फॉर द टेबल। ठीक है, मतलब टेबल के लिए आप नंबर इनपुट करना, या ये भी सही है जो मैंने लिखा है, एंटर अ नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं n। ठीक है, मतलब n देते हैं इसको वेरिएबल। ठीक है, नंबर से n। ठीक है, एंटर। लाइन नंबर 20, फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1। अगर आप ये स्टेप 1 ना भी लिखें तब भी ये सही चलेगा। ठीक है, लाइन नंबर 30। अब लाइन नंबर 30 में हमने क्या करना है, लाइन नंबर 30 में हमने जो मैंने बताया था कि टेबल जिस तरह होता है उस तरह हमने इसको प्रोसेस करवाना है। तो हमारे पास दो वेरिएबल तो आ गए हैं, n और i। n क्या है, नंबर, मतलब 2 का फर्स्ट टेबल है, तो n तो 2 हो गया। i हमारे पास लूप वेरिएबल है जो 1 से 10 तक जाएगा, 2 into 1, 2 into 2 और इस तरह 2 into 10 तक। एक चीज रहेगी है जो आंसर आता है, मतलब 2 into 1 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो आंसर स्टोर होगा किसी वेरिएबल में वो हमने लिखना है। उसके लिए कोई भी ले लें वेरिएबल, आई थिंक मैंने a लिया था, a ही ले लें आप, a इज इक्वल टू n, और इसको करना है मल्टीप्लाई i से। ठीक है, लूप वेरिएबल से। नेक्स्ट लाइन नंबर 40। अब क्या करना है आपने, अब आपने बेटा प्रिंट करवाना है पहले, बाद में करना है नेक्स्ट। मैंने बताया था यहाँ पे प्रिंट पहले होगा, तो लिखें प्रिंट। किस तरह बेटा होना चाहिए टेबल, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 2 into 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 into 1 में सबसे पहले क्या है, 2 के असल में हमारा समझ लें ये नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट n के बाद क्या डालना है आपने, सेमीकोलन। अभी मैं डलवा रहा हूँ सेमीकोलन, बाद में हम कॉमा से भी करते हैं ये। उसके बाद क्या लिखना है, n तो आ गया, मतलब 2 आ गया, आगे स्टेरिक का साइन, स्टेरिक का साइन आपने लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, और उसको क्लोज कर देना है दोनों को। ठीक है, फिर डालें सेमीकोलन। अब क्या आना चाहिए, लूप वेरिएबल i। फिर डालें सेमीकोलन। अब क्या आना चाहिए, इक्वल टू, मतलब 2 into 1 इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के लिए उसी तरह जैसे आपने स्टेरिक डाला था, फिर डालें बेटा सेमीकोलन, मतलब इनको इक्वल टू को आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। उसके बाद अब लास्ट चीज रह गई है a। ठीक है, एंटर। लाइन नंबर 50 यहां पे करेंगे अब नेक्स्ट i। लाइन नंबर 60 में करना है एंड। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने करना है तो कर लें, वरना ये भी ठीक है। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। वो कहते हैं एंटर अ नंबर, चले हम एंटर करते हैं 2। बिल्कुल सही बेटा आंसर आया है, 2 into 1 इज इक्वल टू 2, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, 2 into 3 इज इक्वल टू 6, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। इस तरह आप देख रहे हैं 2 into 10 तक आपके पास 2 का टेबल स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया है प्रोग्राम सेमीकोलन से। अगर हम कॉमा यूज करें तो देखते हैं क्या आता है फर्क इसमें। ठीक है, प्रोग्राम मैंने सारा समझा दिया था बोर्ड पे, बस दिखाना था आपको। बस एक करते हैं इसमें चेंज बेटा, पहले हम करते हैं CLS। अब निकालते हैं इसकी लिस्ट एक बार दोबारा, और यहाँ पे लाइन नंबर 40 में जहां जहां सेमीकोलन है वहां मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा। देखते हैं क्या पड़ता है फर्क इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा। उसके बाद प्रेस करते हैं एंटर। अब करते हैं इसको रन। अब हम करते हैं, चलें 4 का टेबल एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास आंसर तो आ गया है, लेकिन ये स्पेसेस बहुत ज्यादा आ गई। अब आपको एक स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा ये नजर। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं कि मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ कम, ताकि आपको ये आ जाए नजर। ठीक है, लेकिन आप पहले देख लें, ये देखें 4 into 1 इज इक्वल टू 4, 4 into 2 इज इक्वल टू 8। ये पूरा सही आंसर आया है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ कम, ताकि आपको ये एक दफा ही आ जाए नजर। ठीक है बेटा, ये देखिए आपके सामने कुछ आपको आ रहा होगा नजर, 4 into 1 इज इक्वल टू 4, 4 into 2 इज इक्वल टू 8। ये मैंने थोड़ा सा जूम कम किया है। ठीक है, इससे क्या हुआ है आपको पता है, कॉमा यूज करने से स्पेसेस आ जाती हैं प्रिंट में जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, वैसे वो जो पहले वाला था वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक दफा स्क्रीन पे आ गया था। गलत नहीं है, दोनों का मेथड डिफरेंट है बस। ठीक है, बाकी 4 का टेबल बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, ये भी हमने कर लिया। अब हमारा लास्ट रह गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो सबसे लेंथी है, वो अब हम करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट शुड एक्सेप्ट ऑब्टेन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें ऑब्टेन मार्क्स आप एक्सेप्ट करें, मतलब इनपुट लें, ठीक है, ऑफ अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। इट शुड देन कैलकुलेट द परसेंटेज एंड असाइन अ ग्रेड। उसको क्या करनी चाहिए, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करनी चाहिए, ठीक है, और उसके मुताबिक ग्रेड देना चाहिए टू द स्टूडेंट। द ग्रेड शुड बी असाइन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये जो आपने ग्रेड देना है वो इस क्राइटेरिया से देना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, A1 की जगह आप कर लें A+, बाकी सेम रहने दें। मैंने आपको बोर्ड पे बेटा आई थिंक फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ये दो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाई थी, बाकी हम सारी अभी यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर पे, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में इसमें आपको पता है एंड ऑपरेटर यूज नहीं होगा। जो रिमेनिंग है 1 2 3 4 ये, इसमें बेटा एंड ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। एक चीज आपने और देखनी है, उसने ऑब्टेन मार्क्स का है बेटा, परसेंटेज तब निकलती है जब टोटल मार्क्स आते हैं, तो हम इनपुट लेंगे टोटल मार्क्स। ये उसने बात नहीं लिखी हुई इसमें, लेकिन ये अंडरस्टूड है। यही काम तो आपने करना है कि आपने टोटल मार्क्स भी इनपुट करवाने ताकि आप परसेंटेज निकाल सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइन नंबर 10, इनपुट एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको देना है एक वेरिएबल, इसको नाम दे देते हैं OM का, ऑब्टेन्ड मार्क्स OM, ठीक है। लाइन नंबर 20, इनपुट, अब क्या करना है हमने, एंटर टोटल मार्क्स, ठीक है, इसको नाम देना है हमने TM का, टोटल मार्क्स से TM, ठीक है। लाइन नंबर 30, अब हमने निकालनी है परसेंटेज। अब इसके लिए बेटा आप वेरिएबल PER यूज कर लें शॉर्ट फॉर्म में, या पूरा यूज कर लें परसेंटेज, ठीक है। मैं चले पूरा यूज करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। परसेंटेज इज इक्वल टू OM को डिवाइड कर दें TM से, और जो ब्रैकेट्स हैं इनको क्लोज कर दें। एहतियातन डाल रहा हूं बेटा मैं ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड भी होना है और मल्टीप्लाई भी होना है इसलिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से, OM को डिवाइड करें TM से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। लाइन नंबर 40 पे बेटा हमने लिखना है अब इफ कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास इफ कंडीशन है, इफ स्टार्ट करें, सबसे पहले हम जो वेरिएबल है वो लिखते हैं, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्लोज कर दें ब्रैकेट, देन प्रिंट ग्रेड इज A+, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रोग्राम को करना है एंड, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हम गो टू स्टेटमेंट से इसको एंड करवाएंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। पहले हम सारी लाइंस लिख लेते हैं। इफ, यहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर लगाना है इस लाइन में। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, उसके बाद क्लोज करें ब्रैकेट, फिर लिखें एंड, एक बार फिर लिखें परसेंटेज इज लेस देन 80, देन प्रिंट, थोड़ा सा यहां कर लें इसको, ग्रेड इज A, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं लाइन नंबर 60, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्लोज करें इसकी ब्रैकेट, एंड परसेंटेज इज लेस देन 70, देन प्रिंट ग्रेड इज B, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 70, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, देन प्रिंट ग्रेड इज C, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 80, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज इज लेस देन 50, देन प्रिंट ग्रेड इज D, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट है, इसमें हमने एंड ऑपरेटर नहीं यूज करना। इफ परसेंटेज इज लेस देन 40, देन प्रिंट ग्रेड इज F। नेक्स्ट लाइन नंबर 100, इस पे लिख दें एंड, ठीक है। अब क्या करना है आपने बेटा, लाइन नंबर 40, 50, 60, 70 और 80, इस पे आपने लिखना है गो टू 100, क्योंकि हमने एंड करना है प्रोग्राम को जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बेटा ग्रेड इज A+ के बाद गो टू 100, इसी तरह ग्रेड इज A के बाद भी हमने लिखना है गो टू 100, ये देखें मैंने लिख दिया। उसके बाद ग्रेड इज B के बाद भी लिखना है गो टू 100, नेक्स्ट ग्रेड इज C के बाद भी लिखना है गो टू 100, नेक्स्ट ग्रेड इज D के बाद भी लिखना है गो टू 100। लाइन नंबर 90 पे बेटा आपने गो टू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बगैर भी सही चलेगा, क्योंकि लाइन नंबर 90 पे आएगा ही तब जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, F2, एंटर ऑब्टेन मार्क्स हम करते हैं 80 और एंटर टोटल मार्क्स हम करते हैं 100। बिल्कुल सही आंसर आया हमारे पास, ग्रेड इज A+। आप देख सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज 80 या उससे बड़ी है, इक्वल वाले पे भी सही चलता है। हमारी कितनी है, पूरी 80 आ रही थी, तो ग्रेड क्या है, A+। उसके बाद क्या हुआ बेटा, A+ के बाद गो टू 100, मतलब फौरन क्या हुआ, कहां ट्रांसफर हुआ कंट्रोल, गो टू 100, और लाइन नंबर 100 पे हमने क्या लिखा था, एंड लिखा था, ठीक है। ये प्रोग्राम एक बार मैंने रन करवा दिया। अब हम करवाते हैं रन
इसको लाइन नंबर 50 के लिहाज से, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। फिर देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, पहले करते हैं इसको CLS, पहले निकालते हैं इसकी लिस्ट, अब करते हैं इसको रन। यहाँ पे लिखते हैं हम 70 और यहाँ पे लिखते हैं हम 100। ठीक है, अब आपके सामने क्या आ गया, ग्रेड आया हमारे पास, A ग्रेड आया है। ठीक है, क्यों आया है अब गौर से देखें, हमारी परसेंटेज किसके इक्वल है, 70 के इक्वल आ गई। ठीक है, और 80 से कम है, तो क्या होना चाहिए प्रिंट स्क्रीन पे, फिर देन प्रिंट ग्रेड इज A। या आप देख रहे हैं प्रिंट ग्रेड इज A, और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाए, एंड हो जाए। प्रोग्राम एंड कैसे होगा, गो टू 100 पे जाके। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं एंटर करता हूं 70 से वैल्यू बड़ी, मतलब 75 एंटर करता हूं। ठीक है, ताकि आपको इसकी भी आ जाए समझ। इसको करते हैं CLS, इसको करते हैं अब रन, एंटर ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 75 और यहाँ पे लिखते हैं 100। देखें बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेड हमारा A ही आया है, क्योंकि 70 से जो ज्यादा है आपकी परसेंटेज, इस पे भी आपका आंसर क्या आता है, ग्रेड इज A ही आता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन दोबारा। अब हम लिखते हैं बेटा 65, यहाँ पे लिखते हैं 100, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ग्रेड इज B। यही हमने देखा था, आप देख सकते हैं बुक पे आपके सामने क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है, दोबारा करते हैं रन। अब हम करते हैं 55 और यहाँ पे करते हैं 100, बिल्कुल सही आंसर आया, ग्रेड इज C। ठीक है, 50 से ज्यादा हो और 60 से कम हो तो C ग्रेड था। एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूँ आपको लिस्ट। देखें 50 से अगर मार्क्स आपके ज्यादा हो और 60 से कम हो, हमारे थे 55, तो क्या होना चाहिए स्क्रीन पे, ग्रेड प्रिंट C। उसी तरह C प्रिंट हुआ है। एक बार दोबारा रन करते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं हम 45, यहाँ पे लिखते हैं 100, आना चाहिए आंसर D। बिल्कुल सही आंसर आया, ग्रेड इज D आपके सामने। ठीक है, इसके बाद करते हैं CLS, एक बार दोबारा करते हैं इस प्रोग्राम को रन। अब लिखते हैं हम बेटा 40 से कम मार्क्स। ठीक है, हम लिखते हैं 33, यहाँ पे लिखते हैं 100, क्या आंसर आना चाहिए, F। बिल्कुल सही आंसर आया, ग्रेड इज F। एक और करते हैं हम, यहाँ करते हैं 40 और यहाँ पे करते हैं 100। अब देखते हैं कितने आते हैं, आना चाहिए आंसर, ग्रेड इज D। बिल्कुल सही आंसर आया, ग्रेड इज D। ठीक हो गया बेटा, ये हमने सारा देख लिया, एक एक मैंने कंडीशन से आपको बता दी है। आप इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूं, आप इस तरह भी बेटा कर लें प्रोग्राम को। अगर आपने गो टू 100 नहीं लिखना तो हर स्टेटमेंट के बाद जाके इसी तरह लिख दे एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड लिख दें, यहाँ भी एंड लिख दें, यहाँ भी एंड लिख दें और यहाँ भी एंड। यहाँ वैसे अगर एंड ना भी लिखें तब भी ये प्रोग्राम सही चलेगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह आपने प्रोग्राम रन करना है। आप गो टू से कर लें या विदाउट गो टू, मतलब सिंपल एंड करके कर लें। बोर्ड पे मैंने आई थिंक आपको बताया था एंड से। ठीक है, अब ये बेटा आपने बात ध्यान में रखनी है कि इसमें परसेंटेज का हर जगह आपने स्पेलिंग सही लिखनी है। इसलिए मैं कह रहा था, आप अगर स्पेलिंग आपको ज्यादा मुश्किल लग रही हो, मतलब नहीं लिखे जाते, टाइप नहीं होते सेम, कभी कभी गलती हो जाती है, तो आप PER लिख लें, इसी तरह शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे PER लिखें, फिर हर जगह यहाँ पे PER लिखना पड़ेगा। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पे भी आपने इस तरह लिखना है परसेंटेज, और यहाँ पे भी लिखना है। ये नहीं करना इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन 80, क्योंकि बेटा उसको दोनों बार चाहिए होते हैं वेरिएबल जिससे उससे कंपेयर करना है, तो इसलिए आपने दोनों जगह यहाँ पे लिखना है ताकि वो कंपैरिजन कर सके। ठीक है, अब बेटा ये हमने देख लिया, हमारा चैप्टर हर तरह से अब हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने एक्सरसाइज की है वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार हमने हर चीज कर ली है, ये प्रोग्राम बेटा अभी हमने किया है कंप्लीट। ठीक है, हर चीज हमने इस चैप्टर की अब कंप्लीट कर ली है। ठीक है, थ्योरेटिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, एक्सरसाइज, प्रोग्राम, हर तरह से मैंने आपको ये चैप्टर अब करवा दिया। ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने अच्छी तरह इस लेक्चर को देखना है और इस चैप्टर को अच्छी तरह से बेटा आपने प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर के बेटा जो टॉपिक है खास तौर पे इफ देन और इफ देन एल्स और फॉर नेक्स्ट व्हाइल व्हेन डू, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे हर लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने अच्छी तरह इसकी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।